वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बायट-सैवर्ट लॉ का डिटेल में स्टडी किया था एंड मैग्नेटिक डायपोल का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। सो एज एन एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट ऑब्टेन इन द लास्ट सेक्शन, जो हमने बायट-सैवर्ट लॉ एंड मैग्नेटिक डायपोल कवर किया था लास्ट लेक्चर में, लेट अस ऑब्टेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d। ठीक है, तो इसमें हमें दो लॉन्ग जो वायर्स है दैट इज इन पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, एंड इट हैज़ द डिस्टेंस ऑफ d between each other. So we have to calculate the force of attraction between these two wires. So in that, let the currents in the two wires will be a I1 and I2. ठीक है, तो यहाँ पे दो वायर्स कंसिडर किए, वायर 1 as well as wire 2. These two wires are separated by the distance d and the current flowing through the wire 1 is the I1 and the current flowing through this second wire will be a I2. That is, we have to assume. So that is the two long parallel wires separated by the distance d apart. So the magnetic field at the second wire due to the current I1 in the first one according to the बायट-सैवर्ट लॉ, ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है B, ठीक है, फॉर द सेकंड वायर दैट इज करंट इन दैट वायर विल बी I2 ड्यू टू द करंट I1। ठीक है, तो जो सेकंड वायर है उसका हमें मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन यहाँ पे राइट करना है, ड्यू टू द करंट I1 इन द फर्स्ट वन। सो दैट विल बी अ देयरफॉर B इज इक्वल टू μ0 I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई d, where d is the distance between these two wire, I1 is the current flowing through the first wire। ठीक है, तो उससे हम यहाँ पे जो सेकंड वायर में मैग्नेटिक फील्ड है B, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने इक्वेशन राइट अप किया है। So according to the right hand rule, the direction of this field, that is magnetic field B, into the plane of the paper, we know to apply the Lorentz force law. So according to the force on the wire 2, because of the current I2 and the magnetic field B due to the current in the wire 1 is given by F is equal to I2 in bracket μ0 into I1 divided by 2 pi d into integral of dl. This dl is the differential length of the wire। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राइट हैंड रूल से हमें जो मैग्नेटिक फील्ड है B, ठीक है, सो उसका डायरेक्शन यहाँ पे मिलेगा एंड दैट इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर। सो बाय यूजिंग द लॉरेंस फोर्स लॉ, द फोर्स ऑन द वायर 2, ठीक है, सो जो फोर्स F है इन वायर 2 because of this current I1 and the current I2 is the current through the wire 2 and the magnetic field B due to the current in the wire 1। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है सेकंड वायर में B ड्यू टू द दिस करंट I1, जिसका हमने इक्वेशन पहले ही कैलकुलेट किया है, B इज इक्वल टू μ0 I1 अपॉन 2 पाई d। ठीक है, तो उसे हमने यहाँ पे पुट किया है, ठीक है, एंड इनटू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सेकंड वायर इज I2, क्योंकि जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो उस वायर का हमने करंट यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है एंड द डिफरेंशियल लेंथ। सो दैट इज इक्वेशन नंबर 10.41। सो द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टूवर्ड द वायर 1। ठीक है, तो जो डायरेक्शन रहेगा फोर्स का, इट विल बी अ टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द वायर 1। सो इट विल अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स है F इज इन डायरेक्शन ऑफ द दिस वायर 1। सो इट विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू वायर्स। सो फॉर इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर्स दिस फोर्स विल बी अ इन्फाइनाइट। ठीक है, अगर हम इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर्स यहाँ पे कंसीडर करेंगे, सो दिस फोर्स विल बी ऑल्सो अ इन्फाइनाइट। So force per unit length of the wire will be F dash is equal to μ0 upon 2 pi into
current I1 I2 divided by the distance D, which is the distance between the two wires. So that is called as the equation number 10.42. ठीक है, तो फोर्स जो अप्लाई होगा पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द वायर. ठीक है, सो दैट इज डिनोटेड बाय F डैश μ0 upon 2 pi I1 into I2 divided by D. So the current I1 and I2 are anti-parallel. The force will be a repulsive. ठीक है, अगर करंट I1 and I2 अगर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, मीन्स एंटी पैरेलल, देन दैट फोर्स विल बी अ रिपल्सिव. तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है बिटवीन टू वायर्स, सो दैट कैन बी अ रिपल्सिव इन नेचर. सो लेट अस कंसिडर द सेक्शन ऑफ लेंथ L ऑफ द वायर 2. ठीक है, तो जो वायर 2 है उसका जो लेंथ है L, ठीक है, वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. एंड द फोर्स ऑन दिस सेक्शन ड्यू टू द करंट इन द वायर 1 इज गिवन बाय, ठीक है, तो जो फोर्स एग्जर्ट होगा वायर 2 में जिसका लेंथ L है ड्यू टू द करंट इन द वायर 1, so that can be a considered as F is equal to I2 into B into L, where this F is the force, I2 is the current flowing through the wire, that is second wire, B is the magnetic field, and L is the length of wire 2. So that is called as the equation number 10.43, and we are putting the magnetic field value, that is B. So μ0 into I1 I2 divided by 2 pi D into L, that is equal to F21. That is F21 means the force F2 means force of second wire due to the first wire. So that will be denoted as a F21, that is force exerted on the wire 2 due to the wire 1, called as the equation number 10.44. Then we will denote this force F21, that the force on section of the length L of the wire 2 due to the current in the wire 1. Similarly, the force on the section of the same length L of wire 1 will be experienced a force due to the current in wire 2. ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट जो फर्स्ट वायर है, ठीक है, जिसका करंट I1 है, ठीक है, तो वो भी फोर्स एग्जीक्यूट करेगा ऑन वायर 2. सो दिस फोर्स वी कैन डिनोट एज अ F12, मीन्स द फोर्स exerted on wire 1, that's why first suffix is that F1, and it is due to this wire 2, that's why it is F12, which is equal and opposite to F21. ठीक है, तो जो सेकंड वायर में जो फोर्स है, ठीक है, उसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जो फर्स्ट वायर पे फोर्स एग्जर्ट होगा F12, वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे. ठीक है, सो देयरफॉर F21 इज इक्वल टू माइनस F12. ठीक है, क्योंकि F21 एंड F12 दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, दैट्स वाई देयर इज अ नेगेटिव साइन फॉर द अपोजिट. So the force of attraction per unit length is then from equation 10.44. ठीक है, तो जो force of attraction रहेगा per unit length between these two wire, it is equal to F divided by L is equal to μ0 upon 2 pi into I1 I2 divided by D, called as the equation number 10.45. ठीक है, तो यहाँ पे जो μ0 I1 I2 divided by 2 pi D, that is the value of this F, and these I1 and I2 are the current flowing through the two wires, and D is the distance between the two wires. If the currents I1 and I2 are flowing in the opposite direction, ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमने दोनों करंट जो है वायर 1 एंड वायर 2 का वो सेम डायरेक्शन में यहाँ पे अज्यूम किया था. ठीक है, if this current I1 and I2 will be in opposite direction, means first will be in the right hand side, and second wire the current is in opposite direction, which is in the left hand side. So then there is a force of repulsion on the sector of length L for each wire. ठीक है, तो अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो उस केस में इन दोनों वायर्स में वायर 1 एंड वायर 2 में फोर्स ऑफ
रिपल्शन होगा, ठीक है। बट अगर ये सेम डायरेक्शन में है, सो देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between these two wires. So the magnitude of the repulsive force per unit length of the wire is also given by F divided by L is equal to mu 0 upon 2 pi into I1 I2 divided by D. So we can summarize this result: parallel currents attract, anti-parallel currents repel. Okay, तो यहाँ पे जो समरी निकल के आएगा वो इस तरह से कि अगर पैरेलल करंट्स है, ओके, जैसे हमने फर्स्ट केस में कंसिडर किया था I1 एंड I2 का सेम डायरेक्शन है, सो दीज आर पैरेलल करंट्स फ्लोइंग थ्रू द पैरेलल वायर्स 1 and 2. सो इन दैट केस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर बिटवीन वायर 1 and 2, and in case of anti parallel means the direction of current will be opposite to each other, so in that case there is the force of repulsion. तो जो 10.45 जो इक्वेशन है दैट इज द फोर्स ऑफ attraction, and the equation 10.46 that is the force of repulsion is there. So in this way we study the force of between the two parallel wires. Next topic of syllabus is the magnetic field produced by a current in a circular arc of a wire. ठीक है, तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B कैलकुलेट करना है, जो सर्कुलर आर्क ऑफ वायर में से जो करंट फ्लो होगा उसके लिए, ठीक है। सो आफ्टर कंसिडरिंग द स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, लेट अस ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन सर्कुलर आर्क ऑफ द वायर, ठीक है। तो लास्ट सेक्शन में हमने दो एंटी पैरेलल वायर्स का या दो पैरेलल वायर्स का हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो इस सेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है फॉर अ सर्कुलर आर्क ऑफ द वायर. So for that first we see the figure. So in figure the arc is considered, that is curve section of wire is considered, that is from point A to B, and the current flowing through that wire will be a I. So that is a current carrying wire of shape like a circular arc. ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलर मीन्स कर्व लिया हुआ है वायर का सेक्शन, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ वायर विल बी अ DL, that is a differential length, and is always perpendicular to the R cap. So in this figure the circular arc of wire A to B is considered, that carrying the current I. So we can first obtain the magnetic field produced by one current length element of the arc and then integrate over the entire arc length. ठीक है, तो इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जो वन करंट लेंथ एलिमेंट रहेगा, ठीक है, तो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द आर्क. So the circular arc is AB subtends at angle theta at the center O. So the circle of which the current is a part. ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो सर्कुलर आर्क है दैट इज पॉइंट A to B makes an angle theta between the 2 points, point A and point B. So that angle will be a theta, and R is the radius of the wire. So by using the Biot-Savart law, the magnetic field produced at point O is given by dV cap is equal to mu 0 upon 4 pi into IDL into R cap divided by R cube. ठीक है, where this DL is the differential length of the wire, R is the distance, radius of the wire. So that will be a magnetic field produced at the point O. So dB is equal to mu 0 upon 4 pi into I into DL into R sin 90 degree divided by R cube. So mu 0 upon 4 pi IDL into this R, and this R will be cancelled, so there will be a R square
called as the equation number 10.47. So that is the magnetic field in the arc of wire. So the direction of the field is given by the right hand rule. ठीक है, तो जो डायरेक्शन रहेगा मैग्नेटिक फील्ड बी का, ठीक है, सो दैट इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल. सो अलाइनिंग द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, तो जो थंब रहेगा वो हमें अलाइन करना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ. एंड द फील्ड डायरेक्शन is indicated by the curling fingers. Therefore the direction of each of the dB is into the plane of the paper. So the total field at the O is therefore B is equal to integral of dB is equal to mu 0 upon 4 pi into I integral A to B dl upon R square, where this dl is the differential length of the wire. So that is equal to mu 0 upon 4 pi into I, that is constant. So integral 0 to theta r upon r square d theta. D theta is the angle between the arc, that is point A to point B, is equal to mu 0 upon 4 pi into I divided by r, because this r and r square will be cancelled, so it will be r d theta, and this integral 0 to theta means the theta. So that is, this theta is in radians, theta is the angle. So the magnetic field at the center of full circle of wire carrying current I. So for full circular wire carrying current I, the magnetic field at the same center of circle is given by this equation 10.48, which is mu 0 upon 4 pi I upon small r into theta. तो यहाँ पे हमने एक सिंपल आर्क कंसिडर किया था A to B. ठीक है, अगर हम पूरा एक वायर कंसिडर करेंगे दैट हैज़ द टोटल एज अ सर्कल. सो इन दैट केस द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल मीन्स एट पॉइंट O is given by this equation 10.48. So it will be a B is equal to mu 0 upon 4 pi I divided by R into 2 pi. So B is equal to mu 0 into I divided by 2R, because this 2 and 4 will be a 2 into R, so that is a 10.49. ठीक है, तो अगर हम सर्कुलर वायर कंसिडर करते हैं, ठीक है, सो एट द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट इज एट द पॉइंट O, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी अ B is equal to mu 0 I divided by 2R. This 2 pi is the simply a diameter of this circle. So in this way हमने यहाँ पे एक सर्कुलर वायर मीन्स एज अ कर्व शेप कंसिडर किया, एंड उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड B कैलकुलेट किया. ठीक है, ड्यू टू द करंट. एंड सेकंड केस में हमने एक सर्कुलर वायर कंसिडर किया है दैट कैरिंग द करंट I, एंड उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एट द सेंटर पॉइंट O. सो दैट वी हैव टू कैलकुलेट बाय दिस इक्वेशन 10.49. एंड 10.48 जो इक्वेशन है उससे हम जो आर्क है, ठीक है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. So that is the second case in which magnetic field produced by a current in a circular arc of wire हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है. So we have seen the case of parallel conducting wires carrying the steady current. ठीक है, तो लास्ट सेक्शन में हमने जो दो पैरेलल वायर्स कंसिडर किए थे, ठीक है, दे आर कैरिंग द करंट I in the same direction. So by using Biot-Savart law and Lorentz force law, ठीक है, जो रिजल्ट हमें ऑब्टेन हुआ था, दैट इज़ जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, दोनों वायर्स में बिटवीन वायर 1 एंड वायर 2. F21 इज़ द फोर्स इन द वायर 2 बाय द वायर 1, एंड F112 इज़ द फोर्स इन द वायर 1 ड्यू टू द वायर 2. दे आर इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर F21 इज इक्वल टू माइनस F12.
Then we'll take one example. So in that, a wire has a two straight section and one arc shown in figure. Determine the direction and the magnitude of magnetic field produced at the center O of the semicircle by the three sections individually and the total. ठीक है, तो यहाँ पे दो स्ट्रेट सेक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, एंड वन आर्क दिया हुआ है, एंड हमें डिटरमाइन करना है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट ओ. ठीक है, तो सेंटर पॉइंट ओ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड एंड उसका जो डायरेक्शन है वो डिटरमाइन करना है. ठीक है, एंड बाय द थ्री सेक्शन इंडिविजुअली एंड द टोटल. सो फर्स्ट वी सी द फिगर. ठीक है, तो यहाँ पे दो सेक्शन दिए, सेक्शन 1, सेक्शन 2, ठीक है, एंड वन आर्क दैट इज दिस सेक्शन 2. ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट ओ दिया है, तो पॉइंट ओ जो है सेमी सर्कल बना है यहाँ पे. ठीक है, तो ये सेमी सर्कल में जो पॉइंट ओ है यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बी एंड उसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, तो वो डिटरमाइन करना है. ठीक है, एंड कंडीशन दिया है कंसिडरिंग ऑल दी थ्री सेक्शन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड अ टोटल. So then start with the solution. So we have to apply the Biot-Savart law to the section 3 of wire. जो section 3 है वहाँ पे हमें Biot-Savart law यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा. And for the section 1 and 3, the angle between the current length element I dl cap and r bar is the 180 degree and 0 degree respectively. ठीक है, तो जो section 1 and section 3 में जो एंगल है, the current length element is I, that is I is the current flowing through that, and the length is dl cap and r cap is the 180 degree to 0 degree. So we are applying the Biot-Savart law. So that is dB is equal to mu 0 upon 4 pi into I dl sin 180 degree divided by r square. So that is equal to mu 0 upon 4 pi I dl sin 180 degree means it is 0 degree divided by r square. For section 2, dl cap is always perpendicular to r cap. So therefore dB is equal to mu 0 upon 4 pi I dl sin 90 degree divided by r square. So it is mu 0 upon 4 pi I dl sin 90 is 1 divided by r square. So we are integrating it. So b is equal to mu 0 upon 4 pi divided by I into r square, which is constant. So taking outside of the integration is 0 to pi r, that is dl. dl is the differential length. So that is equal to mu 0 upon 4 pi I divided by r square, which is constant. So it is as it is, and this integral dl, that is from 0 to r, is the r. So b is equal to mu 0 upon 4, this pi get cancel, and this r and r square, one r is cancel. So it will be a mu 0 upon 4 into I divided by r. So that is the magnetic field. So for the section 1 and 3, b is 0. For section 2, b is equal to mu 0 into I divided by 4r at the point O. ठीक है, तो सेक्शन 1-3 के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है. ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया फर्स्ट सेक्शन में. ठीक है, एंड सेक्शन 2 का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 इंटू आई डिवाइडेड बाय r है. ठीक है, एट पॉइंट O. देन वी हैव टू कंसिडर ऑल दिस थ्री सेक्शन. ठीक है, मीन्स हमें पहले डायरेक्शन निकालना था एंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था एट पॉइंट O, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है, उसके बाद हमें तीनों सेक्शन कंसीडर करने, सेक्शन 1, 2 एंड सेक्शन 3. सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें सेक्शन 1 का मैग्नेटिक फील्ड, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 का कंसीडर करना पड़ेगा. सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू फर्स्ट सेक्शन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है, उसे हमने कंसीडर किया है, प्लस सेकंड सेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये न्यू 0 अपॉन
4r प्लस थर्ड सेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है, सो दैट विल बी अ प्लस 0। सो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज म्यू 0 इंटू आई डिवाइडेड बाय 4r, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड B इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। सो दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया इंडिविजुअल सेक्शन के लिए, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 के लिए, ठीक है। देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया हमने बाय कंसिडरिंग और एडिंग दिस इंडिविजुअल सेक्शंस मैग्नेटिक फील्ड, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल, सो विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सर्कुलर रूप का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सो थैंक यू।